हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टीचिंग। स्टूडेंट वीडियो लेकर आए वो है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर और सेमेस्टर जो है थर्ड एंड फोर्थ की बुक है हिंदी की। उद्भव और विकास हिंदी का जो बुक है आपकी, इसमें इकाई 1 से 4 दे रखी हैं, जिसमें इकाई जो दूसरा है उसमें 3 चैप्टर हैं, जुलूस, मलबे का मालिक और मैं हार गई। जुलूस जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा लिखी गई। मैं हार गई मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई। इन सबकी समरी जो है, मतलब एक तरीके से जो पार्ट का सार है, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टूडेंट, जो भी मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, मतलब एक तरीके पूरी समरी होगी इसमें, और आप इनको नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जुलूस प्रेमचंद द्वारा रचित देशभक्त की भावना को स्वाधीनता के आंदोलन से संबंधित है। जो जुलूस जो कहानी है वो प्रेमचंद द्वारा रचित है और देशभक्ति की भावना और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित है। कहानी की शुरुआत पूर्ण स्वराज के लिए निकल रहे जुलूस से होती है। मतलब जो शुरुआत है वो किस हो रही है? जुलूस हो रही है, जुलूस निकल रहा है और जिसमें कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडे लेकर वंदे मातरम गाते निकल रहे हैं। इस जुलूस को देखकर शुभनाथ अपने दुकान में खड़े दीनदयाल से कहता है कि ये काल के मुंह में जा रहे हैं, और दीनदयाल कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, यदि ऐसे आज़ादी मिलनी होती तो कब की मिल जाती। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस जुलूस को देख शुभनाथ जो है वो दीनदयाल से कहते हैं और ये सब काल के मुंह में जा रहे हैं, और दीनदयाल यह सुनकर कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, यदि ऐसा ही अब आज़ादी मिलनी होती तो कब की मिल जाती। नेक्स्ट जो है, इसमें कुछ लफंगे भी हैं, वो दीनदयाल कहता है, कुछ फिरंगे भी हैं, और इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं है। यह सुनकर मेकू हंसता है और वह कहता है कि बड़े आदमी कभी जुलूस में नहीं आते, बल्कि ऐसे लोग ही है जो डंडे खाते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। मतलब उनका मेकू का कहना है कि जुलूस में बड़े आदमी नहीं आते हैं, वो तो बल्कि बंगलों गाड़ियों में रहते हैं। और नेक्स्ट है, इसमें वो झंडा ये इस रैली में शामिल नहीं होते हैं, और इस रैली में वही शामिल होते हैं जो डंडे खाते हैं, घूमते फिरते हैं, वही इस रैली में आते हैं। तो दोबारा बताता हूँ, इसमें मैंने क्या बताया अभी आपको। पहला है कि जो जुलूस प्रेमचंद द्वारा रचित देशभक्ति की भावना को स्वाधीनता पर संबंधित है। इस कहानी में शुरुआत पूर्ण स्वराज में निकल रहे जुलूस को लेकर होती है, जिसमें युवक, कुछ बूढ़े व्यक्ति और कुछ बालक झंडे लेकर वंदे मातरम गाते जा रहे हैं। और इस जुलूस को देखकर शुभनाथ जो है दीनदयाल से कहते हैं कि सब काल के मुँह में जा रहे हैं, और दीनदयाल यह सुनकर इससे कुछ नहीं होने वाला वो कहते हैं, और यदि आज़ादी मिलनी होती तो कब कैसे मिल जाती। नेक्स्ट, इसमें कुछ लफंगे फिरंगे और इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं है। सुन मेकू हंसता है और वह कहता है कि बड़े आदमी कभी जुलूस में नहीं आते, वो तो बंगले गाड़ियों में रहते हैं, और जो लोग, ऐसे लोग जो डंडे खाते हैं, घूमते फिरते हैं, वो जुलूसों में शामिल होते हैं और एक तरीके से देश की सेवा करते हैं। नेक्स्ट आगे, वही शंभू का क्या मानना है कि लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और यदि 4 बड़े आदमी आगे आ जाते तो सरकार पर धाक जम जाती, मतलब सरकार पे एक तरह कुछ प्रेशर पड़ता। नेक्स्ट है, मेकू कहता है कि इन्हें बड़ा आदमी हम ही बनाते हैं। मेकू की नज़र में बड़ा आदमी वही है जो लंगोटी पहने नंगे पांव घूमता है और जनता की दशा सुधारने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है। वहीं दीनदयाल बताता है कि एक नया दरोगा जल्लाद की तरह है, हंटर लेकर आगे बढ़ेगा और सभी पर दुम दबाकर भागने लगेंगे। जुलूस के सिपाहियों का दास्ता उन्हें रोक लेता है, और जुलूस का नेता इब्राहिम अली भरोसा दिलाता है, मतलब जो इसका नेता है, जो लीडर है, वो है इब्राहिम अली, जो है भरोसा दिलाता है कि वह लोग किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं करेंगे। तो दरोगा बीरबल सिंह जो है, तो इसमें दरोगा जो है बीरबल सिंह है, उन्होंने आगे नहीं बढ़ने देता और वह सब वहीं बैठ जाते हैं। और बीरबल ग्रेजुएट था और उसके पिता सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, और उसकी एक नस नस में रोब था, मतलब कि एक तरीके से अहंकार था। वह अपनी बैंत निकालता है तथा लोगों पर चलाने लगता है। अन्य पुलिस भी घोड़े से भीड़ पर वार करते हैं और एक बैंत इब्राहिम अली को भी लग जाती है। नेक्स्ट 10-12 मिनट तक भीड़ पर डंडे बरसते रहते हैं लेकिन शांत रहते हैं, और ये घटना की खबर बाजार में पहुंचती है। वहीं लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, मतलब एक तरीके से होता है ना कि कोई घटना घट गई हो और उसमें एक तरीके से लोग चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो उसमें क्या होता है, हाथ पैर फूलने लग जाता है, तो लोगों के हाथ पैर क्या है, टूट चुके हैं। यह देख मेकू चला जाता है, मतलब ये देख मेकू चला जाता है, और दीनदयाल भी वहाँ से जाने का ठीक से समझता है, और वहाँ घायल होने के बाद भी वो आगे बढ़ते हैं लोग। और डीएसपी के साथ हजारों की संख्या में पुलिस बल आता है, और इब्राहिम अली यह देख कि पुलिस बल अधिक संख्या में आ रही है
तो वह वापस लौटने का मन बना लेता है। नेक्स्ट 3 दिन बाद बीरबल सिंह अपनी पत्नी मिट्टन से बात करता है कि डीएसपी के आने के कारण जुलूस का रोका जाना जरूरी था। वहीं उसकी पत्नी का मानना है कि जुलूस पर डंडे और बेंत नहीं चलाना चाहिए। साथ ही ये कहती है कि डीएसपी साहब ने मेरा नाम नोट कर लिया है, मतलब कि वो पूछती कि डीएसपी साहब ने मेरा नाम नोट कर लिया है क्या। उसका मानना है कि ऐसी तरक्की कोई तरक्की नहीं है, बल्कि तरक्की देशभक्ति और लोगों की जान बचाने से है। ये उसकी मिट्ठन जो है बीवी उसकी कहती है उससे। मिट्ठन मजाक बनाती है कि यह जुलूस तुम्हें इंस्पेक्टर का पद दिलवा ही देगा। बीरबल को यह मजाक पसंद नहीं आता और वह पुलिस दरोगा है और उसकी भी देशभक्ति की भावना उसमें विद्वान है। नेक्स्ट, असल में यह जुलूस एक शहीद के मातम का था, जिसकी यह इच्छा थी कि वो मरने के बाद गंगा में स्नान करवाए और उसकी मंजार जो है स्वराज का झंडा फहराया जाए। तो उस शहीद के जनाजे पर लाख सवा लाख आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और बीरबल सिंह जुलूस के इर्द गिर्द फासले पर कांस्टेबलों की नियुक्ति कर स्वयं पीछे हट जाता है। मतलब वो क्या होता है, पीछे हटने लग जाता है। और इस पंक्ति में स्त्रियाँ भी थी, जिसमें मिट्टन भी दिखाई देती है और उन्हें कतारों में एक स्त्री पूछती है कि कहीं इन पर डंडे तो नहीं बरसाएंगे। ये कहती है कि कोई आपके भाई बंधु ने इस शहीद को घायल तो नहीं किया। वह कहती है भाई ने नहीं, उन्होंने ही घायल किया। मतलब वो अपने पति का नाम एक तरीके से लेती है। सभी ये सुनकर आवेश में क्रोध में आ जाती हैं और खरी खोटी बीरबल को सुन नहीं पाता, क्या मतलब है। तो इसमें क्या होता है, वो खरी खोटी कैसे आती है कि वो बोलते हैं कि यदि ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं गला घोट देती, गर्दन मोड़ देती, और ऐसा होता पेट में मार देती। तो ऐसे ऐसे विचार उनको सामने रखती है। तो खरी खोटी बीरबल सुन नहीं पाता है और नारी द्वारा अपमान के कारण वह पीछे चला जाता है। 11 बजते ही बसते बसते जुलूस नदी के किनारे पहुंचता है, जहां जनाजे को उतारकर गंगा स्नान करवाया जाता है। कहीं लोग रक्त में लथपथ शहीद के अंतिम दर्शन करते हैं और बीरबल भी जब इस शहीद को देखता है तो उसे डंडे का निशान स्पष्ट दिखाई देता है और वह उसे अपने वार के कर्तव्य पालन से कहीं ज़्यादा स्वार्थ प्रतीत होता है। और उसकी पत्नी ये देखकर एक तरीके से उसको दुख होता है कि मेरे पति ने क्या किया है। तो वहाँ से निकल जाती है और एक पार्क में जाके बैठ जाती है। पार्क में बैठ जाने के बाद वो सोचती रहती है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो इन चीज़ों पर विचार करने लगती है और वैसे ही वो फिर वहाँ से क्या होता है, उस शहीद के घर पे जाती है, मतलब शहीद मतलब उसके घर जाती है और इब्राहिम अली के घर जाती हैं। और वहाँ पर जाके एक तरीके से वो देखती है कि सबसे पहले उनका जो वो दरोगा है, मतलब जो उनका पति है बीरबल सिंह, वो वहाँ पर मौजूद होता है। वो पश्चाताप कर रहा होता है। तो उसकी बीवी को एक तरीके से कुछ एहसास होता है कि चलो गलती का एहसास मेरे पति को हो चुका है। तो ये चैप्टर की स्टोरी जो है एक इसमें 3-4 कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखना है। पहला है जो बीरबल सिंह है और इसमें मेकू, शमुना, दीनदयाल, ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं और मिट्ठू जी हैं। तो ये ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके द्वारा एक तरीके से चैप्टर में वो कहानी को स्टोरी बताया गया है और मैंने आपको शॉर्ट में बताई। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है मलबे का मालिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ आप एक तरीके नोट आउट भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है चैप्टर जो आपका वो है मलबे का मालिक, इकाई 2 का है ये भी। और इसमें है मलबे का मालिक नामक कहानी में विभाजन की त्रासदी का उत्पन्न क्रूरता और अमानवीयता आदि को बताया गया। मतलब जो भी विभाजन के समय जो घटना घटी उसको बताया गया है और ये जो हमारे दिल को छूती है, हृदय को छूती है, जिसे मोहन राकेश के कलम के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि ये मलबे का मालिक जो नामक कहानी जो है विभाजन की त्रासदी का वर्णन करता है और ये मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। इसमें एक तरीके से जो भी घटना घटी वो एक तरीके से हृदय को छूती है। विभाजन में कई वर्ष बीत गए हैं और आपसी संबंधों को सुधारने की दृष्टि से पाकिस्तान खिलाड़ी के एक दल के साथ यहाँ पर कुछ नागरिक भारत में हो रहे हॉकी मैच में शिरकत करने आए हैं। तो कुछ जो मतलब कि सुधारने के लिए क्या करने आए हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के एक दल जो है साथ वहाँ से नागरिकों को भारत में हो रहे हॉकी के मतलब मैच की शिरकत करने आया है। और उसमें से अब्दुल गनी उनमें से ही एक है, मतलब जो पाकिस्तान से आया है, जो पहले भारत के में ही अमृतसर के मोहल्ले में रहता था। उसने बासा बाज़ार में एक मकान बनवाया था जहाँ वह अपने पुत्र चिराग अली और उसके परिवार के साथ रहता था। तो स्टोरी जो है विभाजन के समय की है। जो भी घटना घटी वो देखते हुए उत्पन्न क्रूरता, अमानवीयता को आदि को बताया गया इसमें। और ये मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। विभाजन के कई वर्ष बीत चुके हैं। आपसी संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान खिलाड़ियों के एक दल के साथ वहाँ कुछ नागरिक भी भारत में हो रहे हॉकी मैच को शिरकत करने आए हैं और अब्दुल गनी उनमें से एक है, जो पहले भारत में ही अमृतसर के मोहल्ले में रहता था। उसने बासा बाज़ार में एक मकान बनवाया था जहाँ वह अपने पुत्र चिराग अली और उसके परिवार के साथ रहता था।
पेशे से दर्जी गनी मियाँ जख्मों को सिलने की उम्मीद में एक बार फिर उन गलियों में कदम रखता है। 7.5 साल की लंबी अवधि ने जैसे अमृतसर को ही बदल दिया हो। वो पहले उस गली में जाता है जहाँ पर उसका मकान होता है और उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अमृतसर बदल गया है। पर हवा की खुशबू और फिजा की रंगत आज भी वैसी ही है जैसे गनी उस गली में खड़ा हो गया है जहाँ कभी उसका घर था। मतलब कि उसको लगता है कि हवा भी खुशबू वैसी है, मगर आज वो जाके क्या हुआ, उस गली में खड़ा हो गया है। नेक्स्ट है गनी ने अपने मकान को मलबे के ढेर के रूप में देखा है और मलबे के मालिक बनने के लिए कौवे और कुत्ते को संघर्ष करते हुए देखता है। तो इसमें अभी तक स्टोरी बताइए। नेक्स्ट आगे क्या होता है। घर को नज़र भर देखने और पड़ोसियों से बीते सालों का सुख दुख बांटने के चिराग की यादों से लिपटकर रोने के सपने अपने दिल में सजोए है। और गली में एक बच्चा खड़ा रो रहा है पुकारते हुए। गनी उसे अपने पास बुलाता, पुचकारते हुए बोला चीज़ी दूंगा। तभी उसकी बहन जो है झटपती हुई उसे घर से निकलती है और वो अपने भाई को खींचकर भीतर ले जाती है और कहती है कि रोएगा तो मुसलमान पकड़कर ले जाएगा। ऐसे विचार सामने रखती है तो गनी सोचता है, बोलता है कि खुशबू तो वैसी है मगर यहाँ पर विश्वास एक तरीके मर गया है, विश्वास खत्म हो चुका है। गली में रहने वाले युवक मनोरी ने गनी को की मदद किया, उसे घर तक ले गया है। घर क्या था, मलबे का ढेर था, बिखरी ईंटें, जली चौखट और सलाते। गनी सुबह उठा ओए चिराग दीना बोल तू कहाँ चला गया। वो अपने एक तरीके चिराग से बोलता है, हे दीना तू बोल कहाँ चला गया है। और रखा पहलवान भी उसी मोहल्ले का निवासी था। चिराग को उस पर बड़ा भरोसा, मतलब चिराग जो है उसी के भरोसे एक तरीके से रह गया था, पाकिस्तान नहीं गया था वो। बंटवारे के समय पूर्व पिता के लाख समझाने पर भी वह उनके साथ पाकिस्तान नहीं गया। और रखे पहलवान के नज़र में उसके बने हुए मकान पर थी, मतलब उसकी जो नज़र थी वो जो बने हुए मकान पर थी। और उसने सरेआम चिराग का कत्ल कर दिया था और उसकी बीवी और बेटियों को बेइज्जत करके मौत के घाट उतार दिया था। तो आज उसी रखा की टांगें गनी के आगमन से कांप रही हैं कि उसे डर था कि कोई उसको कहानी ना मेरी कोई बात ना बता दे, असलियत ना बता दे। तो उसको डर लग रहा है, उसके पैर कांपने लगे। मोहल्ले के घरों की खिड़कियों के आसपास लोग सिर जोड़े खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब कि बातें कर रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, कब हुआ था। और रक्का से मिलने के लिए गनी ने अंततः सहज भाव से पूछा कि ये सब कैसे हो गया और उसके रहते चिराग कैसे मर गया। तो मतलब ये गनी ने पूछा रक्का पहलवान से कि क्यों रक्का पहलवान पे विश्वास था चिराग को। और तो इसी के कारण उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया और उसे चिराग कैसे मार गया तुम्हारे रहते। और वह परेशान होने लगा, पसीना आ गया, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। गनी चला गया और रात ढल गई और आदत के अनुसार रखा इस मलबे के ढेर की ओर गया। वहाँ उसे धक्के देकर उसने लोकू पंडित की भैंस को उठाया और कौआ लकड़ी की दीमक लगी चौखट में कीड़े ढूंढ रहा था और कोने पर बैठा कुत्ता रक्का पर घुराने लगा और पहलवान कुएं की सिल पर जा लेटा। तो ये स्टोरी एक तरीके से गनी को लेकर है और रक्का पहलवान को लेकर है, चिराग को लेकर है, जिसमें 3 कैरेक्टर बताए गए हैं कि किस प्रकार जो है मलबे का मालिक कौन है, ये क्वेश्चन उठता रहता है। क्योंकि लास्ट में जब वो जाता है रक्का पहलवान दोबारा घर के मकान की तरफ, तो उसमें देखता है धक्के से देकर तो लोगों की पंडित की भैंस को तो हटा देता है, लेकिन कौआ जो दीमक लगी चौखट पर कीड़े ढूंढ रहा है और कोने पर बैठा कुत्ता रक्का को भौंकता है, तो वो एक तरीके से घर में प्रवेश नहीं कर पाता है और पहलवान कुएं की सिल पर जा बैठता है, लेटता है। तो ये एक तरीके से स्टोरी बहुत शॉर्ट तरीके से बताई है, एग्जाम में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने करा है। और इतनी ही आप एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से इसको पूरा कंप्लीट किया आपको अच्छी तरीके से। इसमें एक जो भी स्टोरी बताई गई है वो पूरी इसमें स्टोरी दे रखी है। नेक्स्ट जो है वो है मैं हार गई की स्टोरी, जो मन्नू भंडारी ने लिखी है। उसमें क्या है, मैं हार गई मन्नू भंडारी की पहली लिखित कहानी है। इस कहानी में भारतीय राजनीति के भारतीय जनता के मोहभंग की आर्थिक स्थिति को वर्णित किया, मतलब जो भारतीय राजनीति जनता की जो मोहभंग की स्थिति है, आर्थिक स्थिति को वर्णन किया गया है तथा आज के राजनेताओं का भी चरित्र स्पष्ट होता है इससे। नेक्स्ट, लेखिका अपनी कहानी में एक ऐसे राजनेता की सृष्टि करना चाहती है जो देशभक्त और वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार कर सके। मतलब कि आजकल क्या होता है, नेताओं के बारे में गलत गलत चीज़ें ली जाती है, तो उसको वो स्वीकार करके एक तरीके से लोगों को बताना चाहती है। और आज के राजनेताओं पर स्वार्थी भ्रष्टाचारी होने के जो आरोप लगाए जाते हैं उन्हें झूठा सिद्ध कर सके, ये करना चाहती है वो। नेक्स्ट है, एक कवि सम्मेलन के दौरान एक बिगड़ैल बेटे के चरित्र को आजकल के नेता के साथ तुलना
करने वाली एक कविता को सुनाकर लेखिका का भावुक मन पीड़ित हुआ है कि हर कोई एक ऐसा नहीं होता है। तो उसमें वहाँ पर क्या बताया, नेता के बिगड़े बेटा की, मतलब कि नेता की जो नेता है उसके बिगड़े बेटे की कहानी बताई गई है। और उसने ये निश्चित किया है कि वह ऐसी कविता लिखेगी जिससे एक अच्छे चरित्र वाले ईमानदार नेता की चर्चा हो सके। नेक्स्ट है बेटे का भविष्य कविता। आजकल के नेताओं की बुराई की चर्चा की गई है, मतलब जो स्टोरी बताई गई है, कविता बताई जा रही है सम्मेलन में, उसमें बताया गया कि बेटे का भविष्य कविता, जो नाम रखा है वो है बेटे का भविष्य कविता, जो है आजकल के नेताओं की बुराइयों की चर्चा की गई है। इसमें यह दिखाया गया है कि अगर समाज की सारी बुराइयां किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं तो वो एक नेता है। तथा लेखिका पिता, जो लेखिका जो पिता है वो स्वयं एक नेता है और वह इसको सहन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आगे, वह लेखिका के मित्र के पिता को चुनाव से में हराकर नेता बने हैं, मतलब कि जो लेखिका के जो मित्र है उसके पिता को हराकर उसके पिता जो हैं चुनाव में मतलब हराकर नेता बन गए। तो दोबारा बताता हूँ कि इसमें बताया गया है कि मैं हार गई कविता जो मन्नू भंडारी की पहली लिखित कहानी है, और इसमें भारतीय राजनीति से भारतीय जनता के मोहभंग की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है तथा आज के नेता का वर्णन किया गया है। लेखिका अपनी कहानी में एक ऐसे राजनेता की सृष्टि करना चाहती है जो देशभक्त, वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार कर सके और जो आज के राजनेताओं को पर स्वार्थी भ्रष्टाचारी होने के जो आरोप लगाए हैं उन्हें झूठा सिद्ध कर सके। एक कवि सम्मेलन जो हो रहा है उसमें एक बिगड़े बेटे की चरित्र को आजकल के नेता की साथ तुलना करने वाली कविता को सुनाकर लेखिका का भावुक मन पीड़ित होता है और उसे निश्चित किया है कि वह एक ऐसी कविता लिखेगी जिससे वह अच्छे चरित्र वाले ईमानदार नेता की चर्चा हो सके। बेटे का भविष्य कविता आजकल के नेताओं की बुराइयों की चर्चा की गई है और उसमें यह दिखाया गया है कि अगर समाज की सारी बुराइयां किसी व्यक्ति में पाई जाती है वो एक नेता में पाई जाती है। तथा लेखिका के पिता स्वयं एक नेता है। लेखिका के मित्र के पिता को चुनाव में हराकर नेता बने, मतलब लेखिका जो मित्र है उसके पिता को हरा दिया है और वो नेता बने हैं। लेखिका के मित्र उस पर हार को अभी तक सहन नहीं कर पाए, मतलब भूल नहीं पाए। आज यह कविता सुनाकर उन्हें दिल की जलन निकालने का अवसर मिला है, इसलिए इस सुनहरे अवसर का फ़ायदा उठाते हुए कविता के माध्यम से लेखिका पर व्यंग किया गया है। और उस कविता में एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाना चाहता है और इसके लिए वह उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर और एक शराब की बोतल और एक प्रति गीता को रखकर स्वयं छिपकर बेटे की प्रतिक्रिया नोट करता है। बेटा पहले तस्वीर से प्रसन्न होता है, फिर शराब की खोलकर 2 घूंट शराब पीता है और फिर गंभीर मुद्रा में बनाकर गीता के प्रति बगल में दबाकर बाहर निकल जाता है। इन हरकतों के आधार पर पिता को विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा एक दिन आजकल का नेता बनेगा। और इस कविता को सुनकर दर्शकों को हंसी छूट जाती है और तालियों की गड़गड़ाहट से सभा कक्ष गूंजने लगता है। लेखिका नेताओं के प्रति इस व्यंग को सहन नहीं कर पाती है। कावित्री के पिता एक बड़े नेता थे और कवि द्वारा बताए गए नेताओं के गुणों के विपरीत एक स्वच्छ छवि वाले ईमानदार नेता थे। लेखिका ने तय किया था कि वह उन्हें कविता के माध्यम से करारा जवाब देगी। वह रचनात्मक स्तर पर इस कविता का उत्तर देने का संकल्प करती है और उसने महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन किया और उसने सभी गुणों को एक चरित्र में सजोने का यत्न किया है। उसके सामने अनेक उदाहरण थे जो गरीब और अभावों के पले और बाद में आदर्श नेता बने। कहने वाला उसके पास कई उदाहरण थे जो गरीबी अभावों में पले हैं और आदर्श नेता बने हैं। इसलिए वह अपने भावी आदर्श नेता का जन्म पहले वो क्या करती है, जन्म जो है एक आदर्श नेता का जन्म गरीब परिवार में कराती है, फिर अमीर परिवार में कराती है और उसकी खूबियाँ गिनाती है ताकि वो अच्छे नेता का वर्णन कर सके। इसलिए वो अपने भावी आदर्श नेता का जन्म एक गरीब अभावग्रस्त परिवार में कराया, गरीबी और कठिनाइयों के बीच शिक्षा प्राप्त की और महान व्यक्तियों की जीवनियों और संसार की कृतियों के बारे में पढ़ा और आसपास अत्याचार दिखाई देता है। उसके पिता का निधन हो गया है, बहन क्षय रोग से ग्रस्त है और उसको कोई सहारा नहीं दे रहा है, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है उसे। ऐसे में मजदूरी करने के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं है और कोई उपाय नहीं है। तो तब उसको पता चलता है कि उसकी जो बहन है उसकी इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, तो वो एक दिन क्या करता है, सारे आदर्श भूलकर चोरी का प्रवृत्ति कर लेता है। परिवर्तन मतलब कि उससे चोरी की इरादा कर लेता है। नेक्स्ट, अब वो आदर्श नेता संकल्पना साकार करने के लिए लेखिका ने एक और प्रयास किया है। पहले वह निर्धनता और उसके आदर्शों से रोड़ा बनी रही, इसलिए इस बार नेता का जन्म उसने धनी परिवार में हुआ जहाँ की किसी चीज़ का अभाव नहीं था और अच्छे विद्यालयों में अच्छी शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए कुछ करने की चाह थी। यह सादगी में रहता था और गरीब बच्चों की पढ़ाता था और दूसरों की सहायता
के लिए सदा तत्पर रहता था और धीरे धीरे आदर्शों का यह मोह टूटने लगा और स्कूली शिक्षा समाप्त कर कॉलेज की में जाने से रईसी रंग ढंग दिखाई देने लगा। उसका अधिकांश समय धन भोग विलास में व्यस्त होने लगा और ना उसे किसी की सलाह की आवश्यकता थी और ना ही किसी नियंत्रण स्वीकार करने की वह तैयारी थी। तो इस दो माध्यम से उसने एक तरीके से जो दो मित्र था उस पर एक तरीके व्यंग कसा और उस पर करारा जवाब दिया। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि किस प्रकार जो आदर्श नेता होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, गरीबी को देखकर किस प्रकार वो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो वो एक तरीके से पैसे में जन्म लेते हैं मगर उनके अंदर अहंकार आ जाता है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नियंत्रण स्वीकार करने के लिए वह तैयार थे, मतलब किसी भी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने अपने व्याख्या करी है। तो स्टूडेंट जो मैंने बताया इसको 3 स्टोरी बताई है इसमें मैंने, जुलूस और मलबे का मालिक और मैं हार गई। तो बहुत शॉर्ट तरीके बताइए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।